आलू, टमाटर, बैगन ये सब आ जाएगा। पामेसी में कौन आ जाएगा? नारियल और सुपारी भी आ जाएगा। ठीक है। वीट जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है? वीट मोनोकॉट, किस में आएगा? मोनोकॉट में आ जाएगा। टर्मरिक किस में आएगा? हल्दी मोनोकॉट में आ जाएगा। चना किस में आएगा? चना डाइकॉट में आ जाएगा। मटर किस में आएगा? डाइकॉट में आएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग बना लीजिए, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। हाँ, कौन? गेहूं, लेकिन मोनोकॉट में ही आएगा वो। एनिमल किंगडम हेडिंग बना लीजिए। हो गया? किसमें? अच्छा, लिखवाए थे। देखिए, तो ये लिखा दिए थे क्या? सभी जीव बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, ये लिखवा दिया था। दूसरा भी लिखवा दिए थे, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तीसरा भी लिखवा दिए थे, जीवों का शरीर का आकार 3 तरह का होता है, द्विस्तरीय बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और यह सममित रेडियल सिमेट्रिकल, असममित एसिमेट्रिकल, यह लिखवा दिए थे। अब आइए अगला हेडिंग बनाइएगा। अगला हेडिंग बनाइएगा, डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर। डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर। जंतु जगत के निम्न फाइलम हैं। जंतु जगत के निम्न फाइलम हैं। डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर। डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर। जंतु जगत के निम्न फाइलम हैं। पहला लिखिएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया। अब देखो, पोरीफेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, इसका नाम पोरीफेरा क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके शरीर पर पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। पूरा शरीर इसका छिद्र से भरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पोरीफेरा। लिखिएगा कि पीडीएफ दे देंगे तो आराम से घर पे बैठ के लिखिएगा। घर पे नहीं लिखते हो? एकदम बैल बुद्धि हो। आसान तो है, घर पे बैठ के होमवर्क कर लीजिएगा। आज ही कहानी खत्म करेंगे इसका। आराम से लिखना घर पे, ठीक है? और अगले दिन हम कॉपी चेक कर लेंगे कि कौन कौन लिखा है, कौन कौन नहीं लिखा है ना? ठीक है, देखो पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा शरीर इसका किससे भरा हुआ रहता है? पोर्स से, छिद्र से। ठीक है, यहाँ क्या है? पोर और फेरा, पोरीफेरा। ये कैसे जीव होते हैं? जलीय जीव होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और इनका शरीर अधिकांश कैसा होगा? समुद्री पानी में, यानी फ्रेश वाटर में नहीं, मेरीन वाटर में पाए जाएंगे। कुछ ऐसे स्पॉन्ज हैं जो कि पाए जाते हैं मीठे जल में भी, लेकिन अधिकांश किसमें? समुद्र में पाए जाते हैं। ये जल में स्थित किसी ठोस चट्टान से क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनका पूरा शरीर छिद्रयुक्त रहता है। इस छिद्र को ऑस्टिया और एक और दिया है ऑस्कुलम, 2 नामों से जाना जाता है। यानी पोरीफेरा जो जीव हैं उनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, जिनमें से 2 छिद्रों का नाम याद रखना चाहिए, एक ऑस्टिया और दूसरा ऑस्कुलम। ऑस्टिया जो छिद्र है, इसके थ्रू क्या होता है? पानी उनके शरीर में प्रवेश करता है। पानी जो है उनके शरीर में प्रवेश करता है, इंटर करता है। और ऑस्कुलम जो छिद्र होता है, इससे पानी उनके शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, याद रहेगा, पानी जो है वो बाहर निकलेगा किस छिद्र से? ऑस्कुलम से। और पानी शरीर में आएगा किस चीज से? ऑस्टिया से। तो 2 छिद्र इनके शरीर में जो होते हैं वो रहते हैं। इन जीवों में कौन आता है? तो इन जीवों का जो मुख्य एग्जाम्पल है वह है स्पॉन्ज। जितने सारे स्पॉन्ज है सब किस में आते हैं? पोरीफेरा में आते हैं। क्लियर है? दूसरा इसमें कौन सा है? सिलोन्ट्रेटा। सिलोन्ट्रेटा का एक और नाम क्या है? निडेरिया। तो सिलोन्ट्रेटा कहते हैं या फिर निडेरिया कहते हैं। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर ऊतक तक विकसित होता है।
जैसे ही लिखा ये वाला लाइन कि इनका शरीर उत्तक तक विकसित होता है, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि इन जीवों के शरीर में क्या नहीं पाया जाएगा, ऑर्गेन नहीं पाया जाएगा। आपको सिस्टमेटिक्स का चार्ट याद है, उसमें हमने बताया था सबसे पहले क्या, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गेन। यहां पर क्या कहा जा रहा है, इनका शरीर केवल उत्तक तक विभाजित है, विकसित है, यानी इनमें ऑर्गेन नहीं है। इसके पहले जो था पोरीफेरा, उनका भी शरीर कितने स्तरों तक विभाजित था, केवल टिश्यू तक, सेल नहीं, मल्टी सेलुलर लिखा है ना इसके बारे में, तो टिश्यू लेवल तक, ऑर्गेन उसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाया जाता, कोई अंग या अंग तंत्र होगा, यहाँ पे अंग तंत्र नहीं पाया जाता, नहीं कोई ऑर्गेन है, नहीं कोई ऑर्गेन सिस्टम है। इनमें लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है, मुकुलन। मुकुलन को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, बडिंग, क्या कहते हैं, बडिंग, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वह किस विधि से होगा, बडिंग के द्वारा होता है। इस संघ में पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव हैं उसमें पहला है फाइसेलिया, जिसको पुर्तगाली युद्धपोत इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम का है या फिर इसको मिला हुआ है उपाधि, पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। ऑरिलिया, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है, क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है, ऑप्शन में देगा जेलीफिश। अब आप सोचिएगा कि फिश लगा हुआ है तो मछली ही होगा, टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जेलीफिश क्या है, एनिमल है, निडेरिया है, न कि फिश है, ठीक है, तो फिश लिखा होकर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑरिलिया जिसको जेलीफिश कहते हैं। हाइड्रा हो गया, सी एनिमोन हो गया। सी एनिमोन मुख्यतः चिपक के रहता है स्टोन वगैरह से, पत्थर वगैरह चिपक के रहता है। कोरेला हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके निडेरिया में आते हैं। आई बात समझ में। तो 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ये भी जीव समुद्री है और इनमें अंग या अंग तंत्र नहीं है, उत्तक स्तर तक शरीर इनका विभाजित है। अलैंगिक जनन किस विधि से, मुकुलन विधि से ये करते हैं। मुकुलन में क्या होता है, इनके शरीर पर बड बनते हैं, यहाँ पर बडिंग लिखा हुआ है ना, तो इनके शरीर पर क्या बनता है, बड बनता है, छोटे छोटे बड्स बनते हैं, और फिर ये बस्ट कर जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद वो बड जहां जहां गिरते हैं फेवरेबल कंडीशन मिलने पर वो वापस जन्म ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को बडिंग कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटीहेलामेंथिस। तो प्लेटी का मतलब क्या होता है, चिपटा। प्लेटी जो वर्ड है, इस प्लेटी का मीनिंग क्या होगा, चिपटा, ठीक है। इसलिए इस संघ में जो पाए जाते हैं जीव, उनका एक नाम दिया गया है, चिपटा वर्म, चिपटी, चिपटे कृमि। हिंदी में क्या कहते हैं, चिपटे कृमि, यानी वैसे वर्म जो चिपटे हैं, फ्लैटेंड हैं। तो प्लेटीहेलामेंथिस में जो भी जीव आता है वे कैसे जीव आते हैं, फ्लैटेंड वर्म। कैसे आएंगे, फ्लैटेंड वर्म, चिपटे कृमि आते हैं। तो इस संघ को चिपटा कृमि या फीता कृमि, फीता कृमि मतलब इन्हें को टेप वर्म भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेप वर्म, फीता कृमि भी कहा जाता है, क्योंकि जीव का शरीर चपटा या फीते के समान होता है। शरीर 3 स्तर तक बना होता है। इनमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी यहां से टिश्यू लेवल से बात आगे बढ़ती है और क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको समझने का बड़ा बढ़िया जरूरत है। शरीर कितने स्तर तक विभाजित होता है, 3 स्तर तक। अब ये क्या होता है, इसको देखो ध्यान से। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, उन ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाएगा आपका, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर का बाहरी आवरण जो होता है वो 3 स्तरों तक विभाजित होता है। सबसे बाहरी स्तर जो है इसको कहा जाता है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। मिडिल वाला जो है इसे कहा जाता है मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला जो है इसको बोला जाता है इंडोडर्म। तो जीव का शरीर कितने स्तर तक विभाजित, 3, आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म, ठीक है। 3 इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर, इन्हें क्या कहा जाता है, जर्म लेयर। तो इसके पहले जो अब हम लोग भी जो है ह्यूमन बींग्स, हम लोग त्रिस्तरीय जीव हैं। कैसे स्तर हैं, त्रिस्तरीय, यानी ट्रिपल हम लोगों के पास जर्म लेयर है, आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म, तीनों हम लोगों में है। लेकिन पोरीफेरा जो हो गया या निडेरिया जो हो गया, उनका शरीर केवल 2 स्तरों तक विभाजित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे जीव जिनमें डबल डर्म होता है, ठीक है, डबल डर्म का मतलब द्विस्तरीय होते हैं, उनमें निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता।
क्वेश्चन पूछेगा द्विजर्म लेयर वाले, 2 जर्म लेयर वाले जीवों में कौन सा जर्म लेयर नहीं पाया जाता। ऑप्शन में ये दे देगा, पहला इक्टोडर्म, दूसरा दे देगा मीजोडर्म, तीसरा दे देगा इंडोडर्म, चौथा दे देगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो किसे आप टिक करेंगे, मीजोडर्म। वैसे जीव जिनमें 2 जर्म लेयर होता है उनमें केवल क्या पाया जाता है, आउटर इक्टोडर्म और मिडिल इंडर इंडोडर्म, मिडिल मीजोडर्म नहीं होता। तो पोरीफेरा में क्या नहीं होगा, मीजोडर्म नहीं होगा। निडेरिया में क्या नहीं होगा, मीजोडर्म नहीं होगा। यहां पर जैसे ही लिखा त्रिस्तरीय, यानी इनके शरीर में ये तीनों होगा, इंडोडर्म, मीजोडर्म और इक्टोडर्म। याद रहेगा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है, इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी हैं। परजीवी मतलब डिपेंड्स अपॉन होस्ट बॉडी, पैरासाइट हैं, दूसरे के शरीर पर रहते हैं। ठीक है, अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, दूसरे जीव के शरीर पर रह करके। तो अधिकांश कैसे होंगे, पैरासाइट, परजीवी होंगे, जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू, जंगली जानवरों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो आपको हमने शुरू में ही लिखवाया था, जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होगा उनमें से 90 या 99% जीव हार्मफुल होंगे हम लोगों के लिए। अब कोई पैरासाइट रहेगा तो आप ही के बॉडी पर रहेगा, अब आपके बॉडी पर रहेगा तो आपको क्या करेगा, नष्ट करेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा, चाहे वो रिंग वॉर्म हो। अब ई कोलाई हम लोगों के इंटेस्टाइन में है तो क्या काम करता है, विटामिन के भी बनाता है, और दूसरा अगर इसकी संख्या अधिक होने लगे तो और भी बीमारियों को फैलाता है। तो पैरासाइट क्या करता है, नुकसानदेह होता है। तो क्या लिखा है, इस संघ के अधिकांश जीव पैरासाइट होते हैं, यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवरों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने हेतु इन जीवों के शरीर में सकर्स या कांटे पाए जाते हैं। आपके शरीर में घुसेगा तो कांटा जैसा स्पाइनी शेप रहता है, जिससे वो आपके बॉडी पर क्या करता है, फिट कर जाता है। प्रमुख जीव इसमें कौन सा है, एक जीव है जिसका नाम है फेसियोला हिपैटिका। फेसियोला हिपैटिका, इस पर हम लोगों ने रिसर्च किया था एमएससी में। तो फेसियोला हिपैटिका जो होता है, इसी को क्या बोला जाता है, लीवर फ्लूक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीवर फ्लूक। अब ये जो फेसियोला हिपैटिका है, ये क्या काम करता है, किसी के शरीर में जाएगा और लीवर में क्या करेगा, चिपक जाता है और लीवर के साइज को बढ़ा देता है, लीवर के साइज को डैमेज करता है। ठीक है, तो फेसियोला हिपैटिका इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, ओरिजिनल नेम इसका क्या है, लीवर फ्लूक। यह लीवर में रोग फैलाता है, यानी यकृत में बीमारी फैलाता है। उसके बाद कौन है, टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम को क्या बोला जाता है, टेप वॉर्म। क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म। फेसियोला हिपैटिका को क्या बोले, लीवर फ्लूक। दोनों याद रखोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। फेसियोला हिपैटिका एग्जाम में लीवर फ्लूक कम देता है। क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस के कारण इनलार्जमेंट ऑफ लीवर रोग हो जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, तो फेसियोला हिपैटिका। टीनिया सोलियम जो है इसको क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म बोलते हैं, फीता कृमि बोलते हैं। ये फीता कृमि का पोषक सुअर होता है। ठीक है, यानी ये किस में पाए जाते हैं, पिग्स में। सुअर में यह क्या करते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। सुअर का अधपका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। यानी इंटेस्टाइन में जो ऊंड्स होता है, घाव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, इसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर, आंत में घाव बनना। ठीक है, तो जो आंत में घाव बन जाता है वह कौन बनाता है, टीनिया सोलियम। होगा किसमें, सुअर को इन्फेक्टेड करेगा। अब सुअर का अधपका मांस यदि मनुष्य खाए तो यह मनुष्य के शरीर में पहुंच करके आंत को डैमेज करता है। तीसरा कौन सा जीव है, प्लेनेरिया। कौन है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है यह परजीवी न होकर के स्वतंत्र रूप से रहता है, यानी यह दूसरे के शरीर पर नहीं रहेगा, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर ना, प्लेनेरिया क्या है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है एस्केल हेलामेंथिस। एस्केल हेलामेंथिस जीव को निमोटोडा या गोल कृमि कहते हैं। यानी इसका दो नाम आपको याद रखना है, कौन सा, निमेटोडा या फिर गोल कृमि। गोल कृमि मतलब राउंड वॉर्म। ठीक है, इनका शरीर पतले धागे की तरह होता है तथा दोनों सिरा नुकीला होता है। ये जीव जलीय, स्थलीय या परजीवी होते हैं, यानी पानी में भी पाया जाएगा, जमीन पर भी पाया जाएगा और परजीवी भी होगा। प्रमुख जीव इसमें कौन कौन सा, स्कैरिस है। स्कैरिस से एक रोग हमने आपको लिखवाया था, याद है, कौन सा रोग, स्कैरिएटिस। किसमें होता है, वॉर्म से। वॉर्म में दो बीमारी लिखवाए थे, डायरिया और वर्म में लिखवाए थे।
वर्म में फाइलेरिया था, डायरिया भी था, डायरिया था नहीं, फाइलेरिया था और एस्कैटिस था, डायरिया नहीं था, ये एस्कैटिस था। ठीक है, एस्कैटिस किससे होता है? एस्कैरियोसिस से। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंत में घाव बनता है, डायरिया भी था, डायरिया और दो ही था। और एस्कैटिस किस में लिखवाए थे? डायरिया हो गया एस्कैटिस से। और अतिसार किस में है? डिफरेंस है दोनों में, सिम्टम्स अलग अलग होता है। अतिसार डिसेंट्री को कहते हैं। हाँ, पेचिस में चला जाएगा। एस्कैरिस हो गया, एकाइलोस्टोमा हो गया, वुचेरिया हो गया, हुकवर्म हो गया और पिनवर्म। ये सब कैसे होते हैं? राउंड वर्म होते हैं। ये सब गोल कृमि का नाम है। ठीक है, इससे तो याद है, इससे कौन सा रोग? फाइलेरिया। वुचेरिया से कौन सा रोग था? फाइलेरिया। तो ये सब क्या करता है? बीमारी फैलाने वाला जीव है। इसलिए ये एस्केल हेलामेंथिस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसा है? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव है। उसके बाद है एनिलिडा। तो एनिलिडा जंतु वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनिलिडा संघ से ही शुरू होती है। यानी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ से? देह गुहा मतलब बॉडी कैविटी। हम लोगों में भी बॉडी कैविटी है, तो इनमें बॉडी कैविटी का किस फाइलम से शुरू होगी? एनिलिडा से। इस जीव का शरीर सेगमेंट यानी खंडित, द्विपार्श्व सममित। तो द्विपार्श्व सममित लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा है? द्विपार्श्व सममित। और त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी पता चला ना आपको? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब, हाँ, यहां पर क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? मिडिल मिजोडर्म, इनर इंडोडर्म और आउटर इक्टोडर्म, तीनों रहेगा इसमें। ठीक है, तो त्रिस्तरीय। इंडो, मिजो और इक्टोडर्म तीनों रहेगा, तो त्रिस्तरीय होता है। एनिलिडा जीव प्रायः स्वतंत्र जीवी जीवन उत्पन्न करते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। चलिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या लिखा है? बंद रक्त परिवहन तंत्र, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इसके शरीर में वेन, आर्टरीज पाया जाएगा जिसके अंदर रक्त बहेगा इसका। ठीक है, वेन और आर्टरी, धमनी और सिरा पाया जाएगा। उत्सर्जन वृकक नेफ्रीडिया द्वारा होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आता है कि एनिलिडा संघ में उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम। तो आपको याद ही होगा, हम लोगों का किडनी किस चीज से बना हुआ है? नेफ्रॉन से बना हुआ है। तो नेफ्रॉन से रिलेट करोगे तो नेफ्रीडिया याद रहेगा। ठीक है, तो नेफ्रीडिया के माध्यम से ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। श्वसन किससे होता है? गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, गिल्स से ये रेस्पिरेट करते हैं। प्रमुख जीव इसमें कौन कौन सा है? नेरिस है, हिरुडिनेरिया है, केचुआ है, समुद्री चूहा है, जोक है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? एनिलिडा संघ में आते हैं। प्रमुख तथ्य क्या है? नेरिस को सिपी कृमि के नाम से भी जाना जाता है, सिप वर्म इसको कहते हैं। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है। ये सब रटने वाला है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह मिट्टी को भुरभुरा कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब क्या है? इसके वर्ड से क्या निकलेगा? ऑर्थो मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड। ऑर्थो वर्ड का मीनिंग क्या होगा? ज्वाइंटेड। ऑर्थो वर्ड जो है इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड। ये वर्ड का बड़ा गहरा मतलब होता है। ठीक है, इससे इस बार यूपीएससी में 2022 वाले में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। जो वर्ड है ना, इसको तोड़ना पहले समझ लेना चाहिए, इसका मीनिंग क्या निकल कर। जैसे यूपीएससी में इस बार का क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी ना 2023 में हुआ है ना जी, 23 वाले ही बता रहे हैं, 22 वाला, उसमें आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन आ गया था वैक्सीन शब्द जो है वह कहाँ से आया है। ठीक है, वैक्सीन शब्द कहाँ से आया है? ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, 4 अलग अलग दिया हुआ था। एक दिया हुआ था इम्यून से आया है, एक वर्ड था इम्यून से आया हुआ है, दूसरा वर्ड था लिम्फ से आया हुआ है, लिम्फ से आया हुआ है, तीसरा वर्ड इसमें था ब्लड से आया हुआ है, चौथा वर्ड किसी जानवर का ना, काऊ था, काऊ से आया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है, सब यही सोच के टिक किया इम्यून।
लेकिन यूपीएससी तो यूपीएससी है। आंसर क्या होगा इसका? काउ से आया हुआ है, ठीक है। एडवर्ड जेनर जो थे, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है वेका। अब देखो कहां से दिमाग लगाया यूपीएससी, लैटिन वर्ड क्या है? वेका। वेका का मतलब होता है काऊ, ठीक है। तो वेका नहीं दिया, क्या लिख दिया? सीधा काऊ। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा देता है, इसलिए जो वर्ड होता है उसको तोड़ के समझ जाना चाहिए कि क्या इसका मतलब है। जब तक नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन घुमाएगा, वहां पर पता होते हुए भी गलत टिक करके चले आइएगा, ठीक है। और सारा का सारा ऑप्शन सिमिलर देता है, लगेगा ही नहीं कि इसको छांटे कैसे। इस बार का ही क्वेश्चन है यूपीएससी जो रिसेंटली हुआ है। चलिए, तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड। ज्वाइंटेड का मतलब जुड़ा हुआ। और पोडा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पैर, लेग, ठीक है। यानी ये जो जीव होते हैं इनका पैर जो है वह क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग्स पाया जाता है, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। तो यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। जैसे हमने लिखवाया था आपको प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम क्या लिखवाया था? बताइए, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम नहीं लिखाए थे? यूकेलिप्टस। हम लंबा पौधा का नाम पूछ रहे हैं, फाइलम पूछ रहे हैं। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। जैसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? प्लांट का टेरिडोफाइटा। वैसे ही कल कहा था ना हमने, इस स्टेटमेंट तो दिया ही था कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा। तो यह संघ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। इसमें जितना सारा कीड़ा मकोड़ा है सब किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आएगा। जीव परजीवी और स्वतंत्र जीवी दोनों होते हैं, यानी पैरासाइट भी होगा, फ्री लिविंग भी होगा। ऑर्थोपोडा सभी प्रकार के वास स्थान, यानी ये हर जगह पाए जाएंगे, जल में, स्थल पर, वायु में, सभी स्थानों पर पाए जाएंगे। कई ऑर्थोपोडा मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं, यानी भोजन में प्रयोग किया जाता है। ऑर्थोपोडा यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक लिंगी होता है। प्रमुख जीव इसमें जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, झींगा हो गया, प्राउन जिसको कहते हैं, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, ये सब आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ से उठाया है एग्जाम में कि देखो यहाँ पर मकड़ी एग्जाम्पल में तो लिख दिया, ऐसे आएगा भी ऑर्थोपोडा में, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि मकड़ी कीट कैसे नहीं है। क्वेश्चन पूछता है मकड़ी कीट कैसे नहीं है। हाँ, ऑर्थोपोडा में जो भी जीव होंगे ना उनका पैर जनरली कितना जोड़ा रहता है? 3 जोड़ा, 3 पेयर रहता है। और इसका जो पैर होता है वह कितना पेयर होता है? 4 जोड़ा होता है, 4 पेयर। इस कारण से मकड़ी को हम लोग कीट में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है? कीट वर्ग तथा मकड़ी के में प्रमुख अंतर, वो दे दिया गया है। कीट वर्ग तथा मकड़ी में प्रमुख अंतर, तो क्या क्या डिफरेंस है देखिए। सिल्वर फिश एक कीट है, ठीक है। सिल्वर फिश जो है अभी हम लोगों ने देखा था जेली फिश, तो जेली फिश जो था वो क्या था? एनिमल था, मछली नहीं था। वैसे स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि सिल्वर फिश भी क्या है? कीट है, फिश नहीं है, इंसेक्ट है। इनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। सिल्वर फिश एक मछली है जिसमें क्या नहीं? विंग्स नहीं पाया जाता, पंख नहीं पाया जाता। तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। मकड़ी में एक विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे स्पिंटेट्स कहा जाता है। स्पिंटेट्स के मदद से मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है। तो जाल बुनने का ऑर्गन याद कर लीजिएगा, क्या? स्पिंटेट्स। आगे कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है। पहला वो एग देता है, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा कीट। ये 6ठे क्लास में पढ़ना था, ठीक है। पहला क्या होता है? अंडा, फिर लार्वा, प्यूपा और उसके बाद क्या बनता है? कीट बनता है। आगे है प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं। पहला घरेलू मक्खी, क्या होता है? इससे टाइफाइड और डायरिया। आगे सैंड फ्लाई, इससे क्या होता है? कालाजार। एडिस मच्छर या डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग का वाहक है। सीसी फ्लाई जो है इससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, सिनकेस लिख दिया, सिकनेस, ठीक है। याद होगा? तो कीट क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। अच्छा, कीट में कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? ओपन की क्लोज? इंसेक्ट्स में, ऑर्थोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। आगे क्या है? मोलस्का। तो मोलस्का जीव स्थल पर पाए जाएंगे, मीठे पानी में, समुद्र में पाए जाते हैं। इन जीवों का शरीर कोमल होता है, इनमें अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्किन एनिमल होते हैं, कौन? मोलस्का। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, पर कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन
नहीं नहीं उल्टा हो गया। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे? एक बॉडी में या तो मेल रहे या फिर फीमेल रहे। ठीक है, आई बात समझ में? तो नर और मादा क्या होते हैं इसमें? अलग अलग पाए जाते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल भी हैं, द्विलिंगी भी हैं। प्रमुख जीव, इस प्रमुख एनिमल इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा काइटन, घोंघा, सीप, सिपिया, ऑक्टोपस। नहीं, सी हॉर्स इसमें नहीं आएगा। आ गया इकाइनोडर्मेटा, तो इसको भी समझिए। इकाइनो का मतलब क्या होता है? कांटा। इकाइन मतलब कांटा, डर्मा मतलब क्या होता है? त्वचा। ठीक है, डर्म मतलब त्वचा और इकाइन मतलब कांटा, यानी इनके शरीर पर क्या बना रहता है? कांटा बना रहता है। ये जीव समुद्र में रहते हैं तथा इनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। इन जीव में जल परिवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो प्रचलन, भोजन ग्रहण और श्वसन में सहायक होता है। आगे क्या है? प्रमुख जीव इसमें कौन है? स्टारफिश, समुद्री खीरा जिसको सी कुकुम्बर कहते हैं, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरिस है, इसकी आकृति तारों के समान होती है। एंटीडॉन को फादर फिश कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर याद रख लेना है क्या? स्टारफिश भी एनिमल है, फिश नहीं है। हेमिकॉर्डेटा, इस संघ के जीव छोटा तथा कृमि की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहता है। इनमें नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, जो शरीर के केवल अगले भाग में ही रहते हैं। एग्जाम्पल आप में क्वेश्चन आता है कि नोटोकॉर्ड में और कॉर्डेटा में, ये हेमिकॉर्डेटा में, इसके बाद आ जाएगा कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है। तो हेमी मतलब क्या होता है? पूरा की आधा, आधा। हेमी मतलब क्या होता है? हेमी स्फीयर पढ़े होंगे मैथ में, तो क्या होता है? आधा। हेमिकॉर्डेटा माने आधा कॉर्डेटा है, ये पूरा कॉर्डेटा नहीं। और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। कॉर्डेट्स किसे कहते हैं? जिसके पास बैकबोन पाया जाता है। तो इनमें बैकबोन होगा, लेकिन केवल शरीर के अगले हिस्से पर, पूरे शरीर में इसमें बैकबोन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हेमिकॉर्डेटा बोला जाता है। इस संघ के जीव छोटा तथा कृमि की तरह होता है। यह जीव समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी होगी, जो शरीर के केवल अगले भाग में ही रहता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तथा निषेचन एक्सटर्नल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। ह्यूमन में, मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। प्रमुख जीव बैलेनोग्लोसम, हार्डमिनिया, एम्फिऑक्सिस, बैंकीस्टोमा, सब बोटेनिकल नेम दिया है। उसके बाद क्या है आपका? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में क्या होगा? नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, रीढ़ की हड्डी, जल स्थल दोनों जगह पर पाए जाएंगे। इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इन जीवों में मस्तिष्क क्रैनियल नामक खोल के अंदर बंद रहता है, यानी ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन क्रैनियम। ब्रेन जो होगा वो कहाँ होगा? क्रैनियम में होगा, 8 हड्डी के एक बक्से में होगा। कॉर्डेटा सब फाइलम को 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी कॉर्डेटा जो है इसको कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में बांटा। जिसमें पहला कौन सा है? पीसेस, जिसको मत्स्य कहते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविज, स्तनी या मैमल्स। पहला है इसमें कौन सा? पीसेस, मैमल्स। तो मैमल्स में क्या है? इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाले मछली आते हैं। कोई दिक्कत? मछली है तो मछली दोनों प्रकार का होता है, समुद्र के पानी में भी और फ्रेश वाटर में भी। मछली में श्वसन किससे होता है? गिल्स से होता है। गिल्स के मदद से मछली जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करती है। मछली अनियत तापी, कोल्ड ब्लडेड है। अब देखो, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दो तरह का ब्लड पढ़े हो ना, ये पहले भी हम बताए थे। एक हो जाता है क्या? कोल्ड ब्लडेड, और एक होता है वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? बताओ। कोल्ड ब्लडेड है क्या? देखो, कोल्ड ब्लडेड वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर का तापमान बदलते रहता है। शरीर का तापमान क्या होगा? बदलता रहेगा, तापमान बदलता रहेगा, यानी जिस हैबिटाट में वो जाएंगे उसके अनुरूप उसके शरीर का तापमान हो जाएगा। और वार्म ब्लडेड जो होता है, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, तो वार्म ब्लडेड जो होगा उसके शरीर का तापमान क्या रहेगा? कांस्टेंट एवरीवेयर। कहीं पर भी चले जाओ आप, -डिग्री टेम्परेचर में भी चले जाइएगा, तभी भी आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा। ठीक है,
और जो कोल्ड ब्लडेड होंगे ज्यादा ठंडे जगह पर जाएंगे तो शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं, और ज्यादा गर्म जगह पर जाएंगे तो शरीर के तापमान को घटा लेते हैं। यानी इसीलिए क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिएगा, अनियत तापी लिखा गया है ना, अनियत तापी, यानी इनके शरीर का तापमान जो है अनियत है, बढ़ता घटता रहता है, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो याद रखना है मछली कैसा होगा, कोल्ड ब्लडेड होगा। यह जल में अंडे देती है। कुछ मछलियों का अंतः कंकाल केवल उपास्थि का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्टिलेज में आपको हमने लिखवाया भी था, कार्टिलेज जो लिखवाए थे ना उसमें ये लाइन हमने मेंशन कराया है। कुछ मछलियों का अंतः कंकाल, अंतः कंकाल मतलब इंडोस्केलेटन किस चीज का बना रहता है, उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, और कार्टिलेज में याद होगा कौन सा प्रोटीन हमने लिखवाया था, कॉन्ड्रीन। हड्डी में कौन सा प्रोटीन था, ओसिन, कौन सा था, ओसिन, और उपास्थि में कॉन्ड्रीन। तो कुछ मछली ऐसा होता है जिसका इंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, जैसे शार्क। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से किस मछली का इंडोस्केलेटन कार्टिलेज द्वारा बना हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शार्क। शार्क मछली का इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। तथा कई मछलियों का कंकाल हड्डी का बना होता है, बोन का बना रहता है, एग्जाम्पल में रेहू ये सब मछली आ जाता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं उभयचर, जो जमीन पर भी रहे और पानी में भी रहे उनको बोला जाता है एम्फीबियंस। तो देखो एम्फीबियंस क्या है, ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहने हेतु अनुकूलित होता है। इनमें त्वचा ग्रंथिमय रहता है, त्वचा ग्रंथिमय रहता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनके स्किन पर ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ठीक है, स्किन पर क्या होगा, ग्लैंड्स पाया जाएगा, ग्रंथि पाए। जैसे मेढक को आप छुइएगा तो हाथ से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। क्यों फिसल जाएगा, उसके शरीर पर जो ऑयल ग्लैंड है वह क्या करता है, उसको स्मूथी बना देता है, उसको चिकनाहट उसको प्रदान करता है। तो ये जमीन और स्थल दोनों जगह पाए जाएंगे। त्वचा कैसा होगा, ग्रंथि में, ग्लैंड वाला होगा। ये जीव श्वसन, त्वचा, गिल्स और फेफड़ा तीनों माध्यम से करते हैं। तो मेंढक में आपको याद है लिखवाए थे हम, फ्रॉग जब हाइबरनेशन स्टेज में रहेगा तो किससे श्वसन करता है, स्किन से करता है। फ्रॉग जब पानी में रहेगा तो गिल्स से, कौन सा गिल्स, बुक गिल्स लिखवाए थे ना। और मेढक जब जमीन पर रहेगा तो किस चीज से, बुक लंग्स से करेगा, ठीक है। तो एम्फीबियन है तो इसको हर जगह रहना है, तो श्वसन त्वचा से भी करेगा, गिल्स से भी करेगा और फेफड़े से भी करेगा। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, एम्फीबिया अनियत तापी, यानी ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनका हृदय कितने कक्षों में बटा होगा, 3 चेंबर में बटा होता है। 3 चेंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऑरिकल की 1 ऑरिकल, 2 ऑरिकल, और कितना वेंट्रिकल 1, यानी 2 अलिंद 1 निलय। इनका अंतः कंकाल अस्थित, इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। यहां पर क्या होगा, अस्थि, अस्थि मतलब बोन, ठीक है। इनका अंतः कंकाल जो है यह अस्थि का यानी बोन का बना होता है। एग्जाम्पल में मेढक, टोड, दादुर, हायला, सैलामेंडर ये सब आ जाता है। ये सब कैसे हैं, उभयचर होते हैं। आगे है सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो होंगे उनके बारे में देखिए। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में सरीसृप कहते हैं, जो रेंग के चलने वाले जीव हैं। सरीसृप जीव अधिकांशतः स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर, कुछ जल में भी रहते हैं। जैसे एक है ईल, नाम सुने हो, EAL, इन होता है समुद्री सांप, पानी में जो सांप रहता है उसको क्या बोलते हैं, ईल बोलते हैं। तो सरीसृप ज्यादातर कहाँ रहेगा, स्थल पर, कुछ पानी में भी रहता है। यह जीव रेंग कर चलते हैं। सरीसृप अनियत तापी, यानी ये भी कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है। इन जीवों का त्वचा सल्क से, सल्क मतलब होता है स्केल, क्या होता है, स्केल, सल्क से ढका रहता है। त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। अगर ग्रंथि पाई जाती तो सांप अपना केचुआ नहीं छोड़ पाता। सांप क्या करता है, पुराना त्वचा को निकाल देता है, केचुली छोड़ता है ना, हाँ। तो सांप का त्वचा किस चीज से ढका हुआ है, स्केल्स से, और इनमें कोई भी ग्लैंड जो है वह नहीं पाया जाएगा। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। कितने हार्ट चैम्बर इनमें, 3। एम्फीबिया का भी कितना था, 3, और इनका भी कितना है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। परंतु मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षों में, 4 चैम्बर में, यानी मगरमच्छ क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का क्या है, अपवाद है। 4 कक्ष में हृदय बटा होता है। इनमें श्वसन किसके माध्यम से होगा, फेफड़े के माध्यम से होगा। आगे है पक्षी, एप्स। तो पक्षी नियत तापी, वार्म ब्लडेड होते हैं तथा उड़ने वाले जीव हैं। इनका शरीर परो यानी फीदर्स से ढका रहता है तथा अग्रपाद यानी 4 लिम्स का रूपांतरण किसमें हो जाता है, पंख में। 4 लिम्स मॉडिफाई होकर के क्या बना देता है,
पंख बना देता है। दीनदयाल जी कहाँ बैठे हो जी, समझ में नहीं आ रहा है, बना के बैठा दो एम्फीबियन में, लेकिन लिखेंगे रेप्टाइल्स में भी रखेंगे ना, क्योंकि रेंग के चल रहा है। हाँ, लेकिन है वो एम्फीबियन। जैसे मेढक क्या है, किस में रखिएगा, एम्फीबियन में उसको रखिएगा। कछुआ भी इसी में आएगा, एम्फीबियन में ही आएगा। है रेप्टाइल्स, कछुआ भी रेप्टाइल्स है। वो ऐसा क्वेश्चन इडियट वाला नहीं पूछेगा, अब पूछ भी देगा तो दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है, बी और सी दोनों ऐसा देगा। अरे मेढ देखते होगे, मेढक जब आवाज करता है तो किनारे कानवा के पास फूलते रहता है उसका, वही उसका गलफड़ा है। चलिए पक्षी देखिए, एप्स। एप्स में क्या लिखा है, पक्षी नियत तापी वार्म ब्लडेड होते हैं तथा उड़ने वाले जीव हैं। शरीर परों में फीदर से ढका रहता है तथा फोरलिम्स किसमें रूपांतरित हो जाता है, पंख में। हम लोग का फोरलिम्स किसमें है, हाथ के रूप में, और इसका फोरलिम्स किसमें बदल जाएगा, पंख में, ठीक है। यानी हाथ नहीं होगा, हाथ के स्थान पर पंख है। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते, दांत की जगह पर क्या होता है, बिक होता है, जिसको चोंच बोलते हैं। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते, श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है तथा हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है। 4 चैम्बर वाले हृदय वाले कितने सारे ऑर्गेनिज्म में, 2, मैमल्स है और एप्स है। मैमल और एप्स, हार्ट कितने चैम्बर, 4 चैम्बर में। बाद बाकी एम्फीबियन रेप्टाइल कितने चैम्बर, 3 चैम्बर में। मछली में कितना चैम्बर, 2 चैम्बर में। पक्षियों में शब्दिनी साइरिनिक्स नामक बाह्य अंग होते हैं। पक्षियों की आवाज यहीं से उत्पन्न होती है, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, लैरिंग्स होता है, हम लोगों में क्या होता है, लैरिंग्स होता है, जहां से आवाज निकलता है। इसमें याद रख लीजिएगा साइरिनिक्स होता है, जिसको शब्दिनी कहते हैं, यहां से उनका आवाज प्रोड्यूस होता है। आगे मैमल्स, स्तनधारी जीव। स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण है डायफ्राम की उपस्थिति। डायफ्राम मतलब जिसके अंदर हम लोगों का फेफड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज, क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है, उसके अंदर लंग्स है। तो इनमें क्या होगा, डायफ्राम होगा। मादा में मैमल ग्लैंड्स पाया जाता है। त्वचा पर रोम पाया जाता है, यानी स्किन जो होगा वो पोरस होगा। बाह्य कर्ण पल्लव की उपस्थिति, बाह्य कर्ण पल्लव मतलब पिन्ना, ठीक है, एक्सटर्नल पिन्ना जो होगा वो रहेगा। देखना सारे मैमल्स में क्या है, बाह्य कर्ण है ना, पिन्ना सबके पास है ना, हाँ, तो वो रहेगा। स्तनधारी कैसा होता है, वार्म ब्लडेड, गर्म रक्त वाला होता है। नियत तापी, यानी तापमान शरीर का फिक्स रहेगा। इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। श्वसन किस माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से होता है। मामला खत्म, ठीक है। उसमें फ्लूइड होता है, कान का ये जो पिन्ना होता है ना, इसमें यू कप है और यू कप में फ्लूइड होता है। इसीलिए कई बार जो होता है ना, शरीर का पोस्चर थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ जाए, करना मत, लेकिन अब गर्दन को ऐसे बेड के बाहर लटका करके सो जाओ रात भर के लिए। अगले दिन से खड़ा हो गए ना, थोड़ा सा भी ऐसे करोगे तो चक्कर आने लगेगा, इधर भी करोगे तो चक्कर आने लगेगा, फिर जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अब फिजियोथेरेपिस्ट गर्दन को उल्टा उल्टा कर और करके कान के इस फ्लूइड को वापस इसके कप में ले आएगा, यू कप शेप में है, तब जाकर के बॉडी बैलेंस होगा। मेडिसिन इसका नहीं है, खाली जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी वाला ही ठीक कर सकता है। तो हाई कट गया है ना, कपवा अंदर में है ना, इसके अंदर में। अब इन बाहर से पूरे छांट कोई थोड़े देगा पकड़ के यहाँ से। एकदम जरूरी है पूछना, ठीक है। तो इसको ग्रुप में चला जाएगा, कल लिख के दिखा दीजिएगा हमको, दिखा दे, कल नहीं आज ही दिखा दोगे। हाँ, अभी क्लास के बाद हम जस्ट भिजवा देंगे आप लोगों के, ग्रुप में चला जाएगा या सेंड कर देंगे हम खुद, ग्रुप में चला जाएगा। उसको पूरा क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, कल जो नहीं लिखाएगा वो मुर्गी बनेगा। नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर, खुद से करना, ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट ना, इससे इतना आसान है, नहीं होगा तो गड़बड़ बात है। फिर तो वही कहेगा कि हिंदी आता नहीं, अंग्रेजी बुझाता नहीं है, ठीक है। अब इतना आसान ट्रांसलेट नहीं करिएगा तो क्या करिएगा।
फिर कोई अलग भाषा हमको चुनना होगा जिसमें पढ़ाएं आप लोगों को, लोकल लैंग्वेज में। जो मगही वाला होगा वो मगही में पढ़ाएंगे, भोजपुरी वाला को भोजपुरी में पढ़ाएंगे। वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मगही भोजपुरी तो मैनेज कर लेंगे, मिथिलांचल भी मैनेज कर लेंगे, अब उर्दू तो यहीं से सीखना पड़ेगा। चलिए हो गया इतना। एनिमल किंगडम खत्म, डाइवर्सिटी खत्म। टेरिडोफाइटा वो लिखा हुआ होगा आपकी कॉपी में। एंजियोस्पर्म, अरे ठीक है, एंजियोस्पर्म ठीक है, चेंज मत करिए, वो ठीक है। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा सब बोल के हमको भी बुतला दिया। हाँ, पहला प्लांट था जो कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी उसमें आया था। टेरिडोफाइटा जो था उसमें पहला क्या क्या आया था, रूट, स्टेम और लीफ आया था। हाँ, एंजियोस्पर्म ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। हो गया। अब क्या बच रहा है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, उसको भी खत्म करो ताकि होमवर्क आप लोगों को पूरा प्रचुर मात्रा में मिल सके। नहीं, इसके बाद और करा रहे हैं, वो भी लिखना है। पीपीटी कहाँ चला गया? नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें एनिमल का डाला है कि नहीं? एनिमल नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, ठीक है। चलिए हेडिंग बना लीजिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। इसको लिखा दें, लिख लीजिएगा ना, ठीक है। चलो तो इसको खत्म करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। कितने लोग चाहते हो लिखा दें? बहुत कम संख्या है। आज पढ़ लो, कल हम लिखा देंगे, है ना, बुद्धि मत लगाओ। बाकी लोग चाहते हैं कि पढ़ा दे, केवल लिखा आप खुद लेंगे। और आज अगर नहीं लिख करके लाओगे तो कल इलाज बड़ा भयंकर करेंगे, ये भी समझ लेना। नोट्स हमारा हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए, जितना पढ़ाएं उतना आपकी कॉपी में रहना चाहिए। पहले वाला काहे नहीं है? तो आप नहीं आए तो किसी से लेके क्यों नहीं लिखें? वो आपका ड्यूटी है ना, आप लेट आए हैं तो किसी का कॉपी लेकर पूरा करिएगा ना उसको। वो भी लड़का लेट आया, क्या जी तुम लेट आया ना, तुम लिखा है पूरा नोट्स? तुम्ही को बोलना, उलुआ जिसने कोई टाक रहा है, लिखा है पूरा नोट्स कंप्लीट ना? तुम इसी बैच में था या और किसी बैच में पढ़े हो? इसी में, हमको लग रहा है किसी और बैच में क्लास किए हो। पूरा लेकिन तुम क्लास नहीं किए हो? नहीं, तुम बीच में एब्सेंट भी थे, 1-2 दिन नहीं, लंबा समय एब्सेंट रहो, क्योंकि हमको याद रहता है चेहरा सब स्टूडेंट लोगों का। तुम अपना कॉपी लेके आओ मेरे पास। हाँ, बायोलॉजी वाला। पूरा लिखे हो? खुद से लिखे हो? किसी कोई लिखवाया है? किसी को देख नहीं लिखवाया हो? हिंदी मीडियम है।
यहाँ से ज्योग्राफी लगा दिया, यहाँ शुरू है। चलो तो फर्स्ट क्लास से है तुम्हारा ना। ए बात नहीं, बहुत सारा स्पेलिंग गलत है बाबू। कर लो इसको साफ सुथरा थोड़ा सा। चलो तो पूरा लिखे हो ना, इसको एकदम रट जाना है पढ़ पढ़ के, ठीक है? इतना ही तो है, इसको रट जाना है। अनुवांशिकी के बीच में 1-2 क्लास छूटा है ना, ठीक है? इसको कर लेना है। चलिए ठीक है, हेडिंग बना लीजिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन लिखा देते हैं। चलो जल्दी जल्दी लिखवाएंगे एकदम स्पीड में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। ये भी सही कह रहे हो, इसलिए पढ़ा देते हैं केवल। है? बता देते हैं हम कितना पेज छोड़ना है। 4 पेज, 2 पेज छोड़ना है मतलब। हाँ 2 पेज छोड़ के आगे लिखिए, वहां पर 2 पेज में आपका एनिमल किंगडम हो जाएगा। हो गया? अब देखो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, रिप्रोडक्शन को क्या डिफाइन किया गया है? रिप्रोडक्शन को लिखा गया है, डेफिनेशन इसका वह है एक ही जाति के जीवों द्वारा नए जीव का उत्पन्न होना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन इस पृथ्वी पर किसी जाति के बने रहने के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है? लिख लो, लिखना है इसमें इंग्लिश, हिंदी वाले तो सेम छाप लीजिए, इंग्लिश वाले लोग लिखिएगा। It is a biological process. It is a biological process in which same species give birth, same species give birth, same fetus, सेम स्पेसीज गिव्स बर्थ सेम फीटस। ठीक है, एक ही प्रजाति के जीव उसी प्रजाति के संतान को उत्पन्न करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, मेंटेनिंग लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, प्रजनन क्यों जरूरी है? धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आपको याद होगा टैक्सोनॉमी में हमने लिखवाया था इस पॉइंट को। टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन का मेथड था रिप्रोडक्शन, था ना? हाँ, लाइफ का नहीं है, टैक्सोनॉमी का है। रिप्रोडक्शन कितने विधियों से होता है? 2 विधि से, इसको समझ लो फिर लिखा देते हैं। पहला कौन सा है? अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों को यदि आपको इंट्रोड्यूस करना हो तो कैसे करिएगा? देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। इसे कहेंगे लैंगिक जनन, और यह क्या हो जाएगा? अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, इसमें क्या है? 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड टू गिव्स बर्थ देयर फीटस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे संतान को जन्म देने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए नर और मादा
दो जनकों की जरूरत होती है, दो जनकों की जरूरत होती है। एसेक्सुअल को क्या कहेंगे? सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट कैन बी रिप्रोड्यूस देयर फीटस। केवल एक जनक, केवल एक जनक अपने संतान को जन्म दे सकता है, केवल एक जनक अपने संतान को जन्म दे सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, गैमिट इज प्रोड्यूस देयर which used in fertilization। इस प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है जो निषेचन में सहायक होता है, जो निषेचन में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखिएगा, गैमेट डज नॉट प्रोड्यूस देयर। यहां युग्मक का निर्माण नहीं होता, यहां युग्मक का निर्माण नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। संतान अपने जनकों से भिन्न होती है। और तीसरा यहां पर लिख लीजिएगा, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। संतान अपने जनको जैसी होती है, संतान अपने जनको जैसी होती है। यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, क्लोन, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्लोन। संतान अपने जनको जैसी होती है, ब्रैकेट में लिख लेना, हिंदी वाले लोग भी क्लोन, इसलिए एसेक्सुअल वाले जीव को क्लोन कहा जाता है। चलिए इतना हो गया, ये डिफरेंस क्लियर है, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल, गैमिट बनेगा। मेल गैमिट को अलग अलग में, प्लांट्स में अलग नाम से, प्लांट में मेल गैमिट को पॉलन ग्रेन कहते हैं, फीमेल गैमिट को ओवम कहते हैं। ह्यूमन में या एनिमल्स में मेल गैमिट को स्पर्म सेल, फीमेल गैमिट को ओवम कहते हैं। तो यहाँ पर बनेगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, निषेचन, यहाँ बिना निषेचन का जीव जन्म लेगा। ऑफस्प्रिंग अपने माता पिता के जैसा आइडेंटिकल नहीं होगा, यानी किसी का भी चेहरा एकदम डिटो मैच नहीं करेगा पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पर ये सब उल्टा हो जाएगा। एक ही प्लांट बॉडी, जैसे गन्ना में ग्राफ्टिंग से आप कराइएगा तो वहाँ पर एक ही बॉडी का जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट अपने संतान को जन्म दे सकता है, गैमिट नहीं बनेगा, संतान अपने जनकों के जैसा ही होगा, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर है? अब आ जाओ पीपीटी में, डायरेक्ट कहाँ से आएंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब केवल एक जीव से ही नए जीव का उत्पन्न होता है तो यह विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन। यानी एक ही जीव अपने संतान को जन्म दे रहा है तो अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या लिखा है? जब नए जीव की उत्पत्ति दो विपरीत लिंग के जीवों के द्वारा होती है तो यह विधि क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? हमने और दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा दिया है। अलैंगिक जनन के प्रकार लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फिजन,
पहला लिखिएगा विखंडन, फिजन, FISSION, फिजन, विखंडन। देखिए, विखंडन द्वारा प्रजनन एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ जीवाणुओं में होता है। विखंडन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? जब जीव का शरीर दो खंडों में बट जाए, यानी उसका न्यूक्लियस कितने हिस्से में टूटे? दो हिस्सों में, तो क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? कई सारे भागों में टूट जाए। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, बाइनरी फिजन में लिखिएगा, बाइनरी फिजन हेडिंग बना करके लिखिएगा। इसमें क्या फिजन का भी लिखना है? फिजन का भी एक लाइन लिख लो। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन, this type of reproduction occurs in unisexual unicellular organism like amoeba, protozoa, पैरामीशियम एक्सेट्रा। हिंदी वाले यही लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह का प्रजनन किन जीवों में होता है? अमीबा में, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, सब में होता है। ये दो तरह का होता है। अब इसमें लिखिएगा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। डैश दे करके लिखिएगा, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड एंड गिव बर्थ two young ones, gives birth to young ones। हिंदी वाले सेम लिख लेंगे। इसमें जनक जीव को कोशिका विखंडित होकर के दो नए जीव को उत्पन्न करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इन दिस मोड after birth of two young ones, in this mode after give birth of two young ones, parent dead, parent body dead, parent body dead। इस प्रजनन में पीपीटी से पढ़ा रहे थे तो सब सुत गया था, अभी सब उलुआ ताक रहा, जग गया, आधा झूल रहा था बैठ करके, लिखाते सब एकदम एक्टिव हो गया। इसको कहते हैं बिहारी एकदम। अब कौन कौन सोया हुआ था नाम लेना उचित नहीं है, काहेला इंसल्ट करें, झपकी मार रहा। तो हो गया कल्याण, इसलिए जगा रहा करो। सब क्या लिखवाए हैं? पेरेंट क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, संतान को जन्म देगा बाइनरी फिजन में, द्विखंडन में, तो दो नए संतान अस्तित्व में आ जाते हैं, लेकिन पुराना जो उसका पेरेंट है, अब एक अमीबा है,
तो अमीबा सेल डिवीजन करेगा तो किस विधि से करता है? बाइनरी फिजन से ही नहीं करता है, याद होगा आपको, याद है ना? जो अमीबा होता है, इस तरह का एक जीव है अमीबा, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, उस जीव का केंद्रक दो बराबर भागों में बट जाता है, उसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब अमीबा का यह जो बाहरी भाग है इसको क्या बोला जाता है? कूटपाद। हिंदी में इसको कहते हैं कूटपाद, अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसी से अमीबा प्रचलन करता है। तो ये क्या काम करता है? इस स्यूडोपोडिया से इस न्यूक्लियस को कॉम्प्रेस करता है, दबाता है। ठीक है, और दबा करके क्या करता है? यह एक अमीबा कितने अमीबा में बदल जाता है? 2 अमीबा में बदल जाता है। ठीक है, अब ये वाला अमीबा क्या हो गया? खत्म, और इसका 2 डॉटर अमीबा जो है वह क्या हो गया? तैयार हो गया। तो यानी सिंगल पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर बॉडी या 2 डॉटर सेल, इसी को बोला जाता है बाइनरी फिजन। किसमें किसमें होता है लिख लीजिए एग्जाम्पल में, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, है ना, बैक्टीरिया, ये 3 का 4 का नाम लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, बैक्टीरिया। किसका? हो गया? मल्टीपल फिजन हेडिंग बना लो, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को क्या कहते हैं? बहुखंडन। मल्टीपल फिजन को क्या बोलेंगे? बहुखंडन। बहुखंडन, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, इन एक्सट्रीम हैबिटाट, इन एक्सट्रीम हैबिटाट the body of unicellular organism, in extreme habitat the body of unicellular organism covered by a thick membrane, covered by a thick membrane called cyst, CYST, covered by a thick membrane, cyst, CYSTE, and within the cyst, the nucleus divide many times and give birth many offspring. हो गया? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। हो गया? प्लाज्मोडियम क्लियर है? प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है, जिससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम एक बार शरीर में घुस गया तो हर मिनट कितना बदल जाता है? 1-1 हजार गुना बदलते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन से तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, मल्टीपल मतलब क्या? बहुत सारा बन जाना, और बाइनरी मतलब 2 बनना। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, मुकुलन, बडिंग। मुकुलन, बडिंग, बडिंग। बडिंग में लिखिएगा, बोल रहे हैं, if any organism like hydra
like hydra complete the phase of maturity, complete the phase of maturity, comma, bud shape structure, bud, B-U-D, bud shape structure formed on their body, form on their body, comma, then hydra burst, then hydra burst, B-U-R-S-T, and if birds get favorable condition, and if bird gets favorable condition, it becomes alive, favorable condition it becomes alive। हो गया। चलो, तो एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय कवक इष्ट में तथा बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा में कौन सी विधि से प्रजनन होगा? बर्डिंग से। इसमें हाइड्रा जैसे रहेगा ना, तो हाइड्रा के शरीर पर क्या बनने लगता है? बर्ड्स बनने लगते हैं। हाइड्रा है, उसके शरीर पर क्या बनेगा? बर्ड्स बनेगा। तो मान लो इस तरीके का क्या है? हाइड्रा है। अब इसके शरीर पर ये क्या बनेगा? बर्ड्स। और बर्ड्स जो बनने के बाद यह फटेगा, और फटने के बाद क्या, कब बर्ड बनेगा? जब यह मैच्योर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है। ऐसे ह्यूमन में या किसी एनिमल में रिप्रोड्यूस कब कर सकता है? जब वह प्यूबर्टी के एज को क्रॉस करे। तो वैसे ही यह क्या करेगा? जब बर्ड बना लेगा तो कब बनेगा? जब यह मैच्योर हो जाए, और फिर यह क्या करेगा? फट जाएगा। और फटने के बाद जहां जहां इसका बर्ड गिरा, वहां से नया हाइड्रा जो होता है वो क्या करता है? जन्म ले लेता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है? एक कोशिकीय कवक ईस्ट में हो गया बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। रीजेनरेशन लिखिए। तीसरा रीजेनरेशन, रीजेनरेशन हो गया। हिंदी में कहते हैं पुनर्उद्भवन। रीजेनरेशन में देखिए क्या है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं प्लानेरिया, ठीक है, या फिर एक है कौन सा? स्पाइरोगाइरा, या फिर हाइड्रा भी इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है? इसके शरीर को आप कहीं से काट दीजिए तो काटे हुए जगह से वो आपस क्या करेगा? वो रीजनरेट कर लेगा, मरेगा नहीं। अब जैसे हाइड्रा है, उसको कहीं से काट दो, प्लानेरिया है कहीं बीच से काट दिए, तो काटने के बाद वो मरेगा नहीं, वहां से वो क्या करेगा? रीजनरेट करना शुरू कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य का जो लीवर होता है, यकृत, उसमें भी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है। सर्जरी वगैरह करने के बाद क्या करता है? वो रीजनरेट करता है। ठीक है। वापस बनना कुछ कुछ शुरू कर देता है। तो रीजनरेशन मतलब क्या होगा? वापस क्या करना? जनरेट करना, फिर से तैयार हो जाना। तो यह किस में पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और प्लानेरिया में। ठीक है। डैश दे करके लिखिएगा। दीज ऑर्गेनिज्म्स हैव कैपेसिटी टू रीजेनरेट their body after mechanical injuries, ठीक है। हिंदी वाले सेम लिख लें। कुछ जीव के शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित होने पर प्रत्येक खंडित भाग का विकास कर नए जीव बन जाते हैं। हाँ, इंजरीज। These organisms have capacity to regenerate their body after mechanical injuries। हो गया। एग्जाम्पल लिख लिए चारों, 3 गो। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लानेरिया। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लानेरिया। हो गया। चौथा लिखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन।
कायिक जनन हो गया। कायिक जनन में लिखिएगा दिस अकर्स ओनली इन प्लांट्स, दिस अकर्स ओनली इन प्लांट्स। अगला पॉइंट लिखिएगा लीफ, स्टेम एंड रूट have capacity of vegetative propagation, have capacity of vegetative propagation। समझ गए? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा? इन तीनों को, जड़ को, तना को, चाहे पत्ता को काट करके कहीं लगा दीजिए, वहां से नया पौधा जन्म ले लेगा, उसी को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब ध्यान दो, इसको पढ़ देते हैं, आगे लिखना कुछ नहीं है। कायिक जनन द्वारा ही मैदान में उपस्थित घास के सूखे पुराने तने से बारिश के बाद मैदान हरी भरी हो जाती है। प्रमुख पौधा जिनमें कायिक जनन द्वारा प्रजनन होते हैं, पत्थर चट्टा, अमरूद, आलू, इस पौधा का नाम है। प्याज, केला, लहसुन, जलकुंभी, जलकुंभी समझ रहे हैं ना, हाइड्रोफाइटा, ट्यूलिप, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, इन सारे प्लांट्स में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है। कृत्रिम प्रवर्धन, अब इसका टाइप है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, उसी का टाइप है। पहला टाइप इसका कौन सा है? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, कृत्रिम प्रवर्धन। मानव निर्मित या कृत्रिम विधियों द्वारा एक पौधा के कई पौधों में उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं। कृषि क्षेत्र में एवं बागवानी में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग होता है। पौधों में कृत्रिम प्रवर्धन के 3 विधि प्रचलित हैं। ठीक है। पहला लिखिए, अभी आप लिख लीजिए केवल टाइप ऑफ, लिखिएगा टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। पहला लिखिएगा कटिंग, कर्तन लगाना, कटिंग। ये केवल लिखना है, डिफाइन नहीं करेंगे, डिफाइन तो समझिएगा, काट के लगा देंगे। कटिंग, कर्तन लगाना, हो गया। दूसरा लिखा है, लिखिएगा लेयरिंग, दाब लगाना, लेयरिंग। ठीक है। तीसरा लिखिएगा ग्राफ्टिंग, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग। लेयर कर करके देखो ना, इस विधि से चमेली, स्ट्रॉबेरी, ये सब पौधे जैसे पौधों को उत्पन्न किया जाता है। उनको मिट्टी में लगाते हैं, खेती उती करोगे तब नहीं जानोगे है? ठीक है। कॉलम लगाना का भी क्या है, इसमें क्या किया जाता है? इसी मेथड से हाइब्रिडाइजेशन भी किया जाता है। क्वेश्चन अगर आए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस मेथड से करेंगे, तो ग्राफ्टिंग से ही केवल किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? 2 अलग अलग, अब जैसे मान लो आपके पास एक आम का पौधा है, ठीक है, मान लो 2 आपके पास आम के पौधे हैं। एक आम की विशेषता है कि उसका साइज जो है वह कैसा है? छोटा है, ठीक है, और खाने में कैसा है? मीठा है। और दूसरा एक आपके पास आम है जिसका साइज बड़ा है लेकिन खाने में खट्टा है। ठीक है। तो दोनों आम एक तरह से बेकार है। एक को खाना शुरू किया, तले खत्म हो गया गुठली मुंह में आ गया। उसके बाद एक को क्या करे, बड़ा साइज का, उसको खा नहीं सकते हो, खट्टा है। तो वैसा आम बनाना जिससे मीठा आम बन जाए और साइज भी बड़ा हो जाए, तो क्या करिएगा? ग्राफ्टिंग मेथड करेंगे। उनके दोनों के तना को लेंगे और तना को लेकर के छोटा जब रहेगा उसी को दोनों को आपस में क्या करेंगे? बांध देंगे। अब बांध देंगे तो जब बाद में एक, अब उल्टा भी हो सकता है, हाँ ठीक है, जो पहले से था हो सकता है वही रह सके, लेकिन ये संभावना है कि अब आप लोग जेनेटिक्स पढ़े हुए हैं, किसी ना किसी जनरेशन में जीन ट्रांसफर होगा और वो मामला बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या होता है, आपका ग्राफ्टिंग मेथड से इसको किया जाता है। लिखा भी होगा, कॉलम बांधना वह विधि है जो 2 भिन्न भिन्न पौधों के कटे तने, एक जड़ सहित दूसरा बिना जड़ वाला। ठीक है, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जो हम स्किप कर रहे थे, एक जड़ सहित है और दूसरा बिना जड़ का है। उन दोनों को क्या किया जाता है? इस प्रकार संयुक्त किए जाते हैं कि दोनों तने जुड़कर क्या बना दे? नया पौधा। ठीक है, आम, सेब, नाशपाती, आड़ू जिसको पीच कहते हैं, जैसे फल के पौधे में कॉलम बांधा
जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, ये सब अब अगले दिन कर देंगे। टिश्यू कल्चर भी लिख लो, उसी का एग्जाम्पल है। उसका नहीं, ग्राफ्टिंग में मत लिखना, नेक्स्ट लिखना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर लिख लो, हो गया। टिश्यू कल्चर से ही हुआ, पढ़े थे ना आप लोग, एक भेड़ थी जिसका नाम था डॉली, हाँ पढ़े थे ना, वो डॉली भेड़ में यही मामला था, टिश्यू कल्चर। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे।